नमस्ते बच्चों। आज हम वापस जो है फिर परिसर पढ़ेंगे और परिसर में जो है हम आपको पढ़ा रहे थे हमारा शरीर। तो हमारा शरीर में काफ़ी कुछ भाग जो है पूरा हो गया था और कुछ अभी बाकी रह गए हैं। हम उसको एक बार आपको हल्के से वापस रिवीजन कर देते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो पूरा शरीर होता है उसमें हम जो न्यू शब्द हमने जो सीखा था कि एक अवयव का मतलब क्या होता है, और फिर बाह्य अवयव से मतलब होते हैं एक पूरा का पूरा ही सिर से लेकर के पूरे पैर तक के भाग को हम शरीर बोलते हैं। इस शरीर में भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। कुछ हमें ज़्यादा उपयोगी लगते हैं, कुछ कम उपयोगी लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे के सारे अवयव बहुत उपयोगी हैं। तो जिसमें बाल है, नाक है, आँख है, कान है, मुंह भी है, अपना पूरा हाथ है, ये छाती का भाग है, इसके नीचे पेट है, फिर है पैर है। इन सभी को हम अवयव बोलते हैं। अब बाकी बात है अवयव में बाह्य अवयव और आंतरिक अवयव। तो बाह्य अवयव का मतलब होता है जो बाहर से दिखता है वो बाह्य अवयव, और जो बाहर से नहीं दिखता है वो आंतरिक अवयव। जैसे हमारे शरीर के अंदर भी कुछ है, ऐसा नहीं कि शरीर के अंदर पूरा खाली है। अंदर भी आप यहाँ सिर के अंदर आपका मस्तिष्क होता है, यह छाती के अंदर आपके फेफड़े होते हैं जो सांस लेने में आपकी मदद करते हैं, और फेफड़े के बीच में एक हृदय होता है जिसे हम दिल बोलते हैं। इसके अलावा इन्हीं छाती के माध्यम से पेट तक जाने वाली एक अन्न नली होती है जिसमें हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन पचता है, जिसे हम आहार नाल बोलते हैं। और भोजन को पचाने के लिए भी और दूसरे अवयव मदद करते हैं, जिसमें यकृत होता है, लीवर होता है, अग्न्याशय होता है, अमाशय होता है, और भी दूसरे अवयव छोटे मोटे हैं। ये सब जो है हमारे भोजन पचाने में मदद करते हैं। तो हमको दिखते नहीं है, ये भी हमारे आंतरिक अवयव हैं। इसके अलावा पूरा का पूरा शरीर हमारा जो है एक ढांचे पर है, और एक ढांचा बिल्कुल फ्रेम की तरह बहुत ही हार्ड है, कड़क है, कठोर है। तो वो है हमारे शरीर के अंदर की हड्डियाँ, और हड्डी नहीं होती तो फिर जो होता है हाथ सीधा नहीं रह सकता था जहाँ से जहाँ तक है। तो हड्डियाँ भी हमारे लिए बहुत बड़ा आधार है। हड्डियों के सहारे हमारा एक आकार बनता है, और हड्डी की वजह से हम खड़े रह सकते हैं, और बहुत सारा काम हम जो है हड्डियों की मदद के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। और जिसके पास हड्डी नहीं होती वो बिल्कुल खड़ा भी नहीं रह पाता है। आपने कभी सांप देखा होगा तो देखा है, सांप जो होता है 8-8 फीट के लंबे होते हैं, उससे भी बड़े होते हैं, लेकिन हमारी आपकी तरह उनके शरीर में हड्डी नहीं होती, और जिसकी वजह से इतने लंबे होने के बावजूद भी खड़े नहीं होते, और यही वजह उनके पास पैर भी नहीं होता। तो फिर देखते हैं तो हम अपने हाथों के इन सहारों से हम कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं। हमने आपको बताया था कि हमारे पास जो होता है शुरू में एक जो है एक गर्दन, एक मेन भाग है, और गर्दन के ऊपर के भाग को कंठ बोलते हैं, हमने बताया था। इस कंठ के ऊपर के भाग को हम सिर बोलते हैं, और इस कंठ के नीचे के भाग को हम धड़ बोलते हैं। सिर में ऊपर हमारे सामने वाले भाग को जो दिखता है इसको हम चेहरा बोलते हैं। इस चेहरे में क्या क्या होता है, सिर के बाजू में क्या होता है, सिर के ऊपर क्या होता है। तो सिर के ऊपर फिलहाल कुछ भी नहीं है। इस सिर को ढकने के लिए खोपड़ी एक कड़क हड्डी से है, तो उसके ऊपर हमारे बाल रखते हैं। आगे माथा है, आँख है, आँख का काम है देखना, और ये आँखें नहीं होती तो हम शायद अच्छे से पढ़ लिख नहीं सकते, हमें रंगों का ज्ञान का पता नहीं चलता, इसीलिए आँख हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आँखों की सुरक्षा भी इतनी महत्वपूर्ण है।
हमें कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारी आँखों को नुकसान पहुँचे। हमेशा आँखों को बचा के रखना चाहिए। इसके अलावा आपके नाक है, नाक का काम है सांस लेना। श्वसन नली जुड़ी है जो फेफड़े तक जाती है और उस फेफड़े से फिर हम सांस बाहर निकालने का काम करते हैं। और दूसरा काम नाक का सुगंध लेना, तो नाक का भी अपना काम है। इसके अलावा मुंह है, मुंह से भी हम क्या करते हैं, बोलते हैं। यदि हमारे पास मुंह नहीं रहेगा तो हम बोलेंगे कैसे। खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। इसके अलावा हमारे मुंह के अंदर जीभ होती है, वो सब कामों में मदद करती है। बगल में हमारे कान होते हैं, कान हमारे किसी भी की आवाज़ को सुनने का काम करते हैं। और हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको और आप हमको क्या बोल रहे हैं, कान नहीं होते तो हम एक दूसरे की बातों को सुन नहीं पाते। और कुछ लोग ऐसे होते भी है, कभी कभी उनके पास कान वगैरह की दिक्कत हो जाती है, सुन नहीं पाते किसी कारणवश, तो उनको मशीनों के वजह से सुनने में मदद मिल जाती है। ये कुछ हुआ, तो इसीलिए कानों के साथ हमको किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कभी कान में आपको खुजलाहट होती है तो आप क्या करते हैं, पेंसिल से, पेन से आप उसे खुजलाते हैं, तो ऐसा आप मत कीजिए। किसी भी नुकीली चीज़ से मत कीजिए। आप बड़ों को बताइए, बड़े लोग क्या करेंगे, आपको किसी अच्छे से वो साफ़ सफाई की वजह से करेंगे जिससे आपके कानों को नुकसान न पहुँचे। बीच में कानों में तेल डालनी चाहिए जिससे कान के अंदर जो निकलने वाले गंदगी है वो तेल के साथ बाहर आ जाए, ये भी किया जाता है। इसके अलावा जो है हम गर्दन के नीचे के भाग को धड़ बोलते हैं। हमने उस दिन बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक भाग एक कंधा है और नीचे जहाँ जुड़ा होता है जो काम बोलते हैं, यहाँ जो जुड़ा होता है धड़ से जुड़ा होता है हाथ, ये पूरा का पूरा हमारा हाथ है। तो हाथ में जहाँ हाथ मुड़ते हैं, यहाँ कंधे के पास मुड़ते जैसे कान बोलते हैं, यहाँ कूहनी मुड़ते जैसे कलाई बोलते हैं। और ये पश्चबाहु है, ये अग्रबाहु है और ये पूरा का पूरा पंजा है। ये आगे के भाग को हथेली बोलते हैं, अंगूठा, तर्जनी, नाभिका, अनामिका और कोष्ठा अंगुलियाँ, इनका भी अपना काम है। मैंने बोला था ये हाथ जो है यहाँ से मुड़ न सके, गोल गोल घूम न सके, तो हम बहुत सारे काम नहीं कर सकते हैं। जैसा हमें गेंद को फेंकना है, ऐसा फेंकना है कोई चीज़, तो हम क्या करेंगे, हाथ को घुमाना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो हम अपने हाथ को घुमा सकते नहीं। इसके अलावा यहाँ कोहनी मुड़ती है, तो कोहनी मुड़ती है तो कोहनी हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, तो खाना खाने पानी पीने के लिए हमको जो थाली रखे होते हैं, जो थाली रखे होते हैं, तो वहाँ से खाना थाली में से लेकर के मुंह तक ले जाने के लिए हाथ मुड़ना ज़रूरी है। और यदि ये कोहनी नहीं मुड़ेगी तो शायद हमें काम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको बोला था यदि बाल को आपको कंघी करना है तो भी कोहनी का मुड़ना भी है ज़रूरी है। तो और एक कोहनी की खासियत होती है कि वो सिर्फ क्या होती है, एक ही तरफ होती है, इसको आप पीछे मुड़ना चाहिए। ये कलाई जरूर है, जहाँ कलाई भी मुड़ती है, कलाई नीचे भी मुड़ रही है, ऊपर मुड़ रही है, इसका भी अपना काम होता है। अभी हम लिखने के लिए काम करते हैं तो क्या करते हैं, पेन पेंसिल पकड़ने का ऐसा मोड़ते हैं, तो ये भी देख रहे मुड़ रहे हैं। अब पानी पीना है गिलास, इसको भी क्या करते हैं, ज़रूरत के अनुसार हम उसको मोड़ सकते हैं। और भी दूसरे काम करने के लिए, सामान को उठाने के लिए सबको मोड़ता कलाई जो। हमारी उंगलियां भी मुड़ती है, उंगलियां न मुड़े तो हम पेन पेंसिल नहीं पकड़ सकते, किसी चीज़ को नहीं पकड़ सकते, खुद यहाँ तक कि हम किताब को नहीं पकड़ सकते। कलाइयों का जो है उपयोग है। इसके अलावा आप पूरा धड़ जो होता है सिर्फ कमर के पास ही मुड़ता है, और कमर के पास मुड़ता है और कहीं मुड़ता नहीं है। तो इसके लिए ध्यान रखें, जब भी आप खड़े होते हैं, आपका कोई सामान गिर जाए, नीचे कोई गिरी है, या आप कभी भी अपने पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश करते हैं या कसरत करते हैं, तो आपका धड़ सिर्फ कमर के पास ही मुड़ता है और कहीं भी मुड़ता नहीं। ये ऐसा नहीं होगा तो आप इसको मोड़ नहीं सकते। इसके अलावा आपका जो पैर होता है, हमने आपको बताया था, उस दिन बताया था, पैर जो होता है, पैर जहाँ पर आपको धड़ से जुड़ा हुआ होता है
वहाँ हम इसको बोलते हैं कूल्हा। उस दिन हमने बताया था यहाँ पैर जुड़ा होता है धड़ से, ये कूल्हा होता है। और फिर यहाँ पैर मुड़ता है जिसे हम घुटना बोलते हैं, इसको भी ज़रूरत होती है। और पैर नीचे थोड़ा यहाँ पे मुड़ता है जिसे हम क्या बोलते हैं, टखना। तो इन सबको मुड़ने की भी ज़रूरत होती है। यदि हमारा पैर कूल्हे के पास या घुटने के पास या टखने के पास नहीं मुड़ेगा तो फिर हम क्या हो सकता है, चल फिर नहीं सकते हैं। और ना ही तो हम कुछ खेल है जैसे हम रस्सी कूद करते हैं वह नहीं कर सकते, हम दौड़ नहीं सकते हैं, और किसी भी तरीके से इस काम को हम नहीं कर सकते हैं। या कुर्सी पर जब हम बैठते हैं तो हमारा कुर्सी पर बैठने के साथ क्या होता है, कूल्हे के पास पैर जो होता है मुड़ता है, फिर घुटने के पास भी पैर मुड़ता है। और ये जैसा नहीं होगा तो नहीं हो, हम पैर को मोड़ करके आराम के साथ बैठ नहीं सकते हैं। तो क्या करना है कि हमको इन पैर की जो घुटने हैं, टखने हैं, एड़ी है, इनको भी क्या करना है, हमें बहुत बचा के रखना है। कुछ ऐसे हमें कार्य नहीं करना है जिससे हमारे घुटनों को या टखने को नुकसान पहुँचे। कभी कभी ऐसा होता है, आप वृद्ध लोगों को देखा होगा तो वृद्ध लोगों के घुटने बहुत दर्द करते हैं, तो ना तो उनमें चोट लग जाती है या कुछ और दिक्कत होती है तो चलने में बहुत तकलीफ होती है। चाहे आपके टखने में लग जाएगी तो आप चल नहीं सकते, आप खड़े नहीं सकते। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, यदि आप चल नहीं सकेंगे तो आपका सारा काम कैसे हो सकता है। दूसरे बच्चे खेलेंगे और आप चल ही नहीं सकते, उठ ही नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, तो आप दूसरे बच्चों के साथ दूसरे किसी भी प्रकार का खेल कैसे खेल सकते हैं। आपको कबड्डी खेलना हो सकता है, खो खो खेलना हो सकता है, लंगड़ी खेलना हो सकता है। तो हर तरीके से खेल खेलने के लिए क्या होता है, आपको चलना तो पड़ता ही है। चेस वगैरह है तो उसमें आपको चलना नहीं पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर गतिविधियों के लिए आपको चलना पड़ता है, चलना ज़रूरी होता भी है। ज़रूरत हमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए, सही आसन का उपयोग करना चाहिए। और हम जब भी कुर्सी पर बैठें तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम बिल्कुल सीधा बैठें, ताकि हमारे जो पीठ होती है, पीठ की हड्डियाँ सीधी रहे। और कभी आपको थोड़ा बहुत दर्द लगे तो आपको क्या करना चाहिए, चलना फिरना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। और गर्दन के सहारे हम अपनी गर्दन को लेफ़्ट करते हैं, राइट करते हैं, नीचे करते हैं, ऊपर करते हैं, और हम उसे जो है हम घुमाते हैं आवश्यकता के अनुसार। ऐसा है फिर भी गर्दन की घुमाने का भी हमको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप अभी कहीं जा रहे हैं तो आपको क्या करेगा, कोई आगे से आपको बुलाया तो आपका मुंह उधर होता है तो कोई परेशान, लेकिन कोई पीछे से बुलाया तो आपको क्या करना है, पीछे देखने के लिए आप कभी भी ऐसा हल्का सा मुड़ जाते हैं, है ना। आप अपने बाएं मुड़ते हैं, दाहिने मुड़ते हैं, या और पीछे मुड़ के देखना, तो ऐसा करते इतने से आपका काम चल सकता है। लेकिन आप सपोज कीजिए कि आपका गर्दन ही नहीं मुड़ेगा तो आप कैसे करेंगे, तो आपको पूरा का पूरा मुड़ना पड़ेगा, आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्या ऐसा कोई प्राणी होता है जिसको गर्दन ही ना हो? आपने कभी ऐसा देखा हो? तो शायद आप कहेंगे ऐसा तो नहीं है, क्योंकि लगभग हर प्राणी के पास तो गर्दन होता ही है। आपने देखा होगा, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, हाथी है, ऊँट है, चिड़िया तक को भी होता है। तो फिर ऐसा कौन सा प्राणी जिसको गर्दन ही नहीं हो? तो हम आपको बता दे रहे हैं कि ऐसा प्राणी होता है मेढक। मेढक को गर्दन होती नहीं, इसीलिए जब उधर को किसी ओर देखना होता है तो इसके लिए उसकी आंखें ऊपर की ओर होती है, ताकि वह बिना मुड़े ही क्या हो, चारों ओर देख सके। और हमारी आपकी आंखें ऐसी नहीं होती, हमारी आपकी आंखें तो अपने सामने होती है, बाजू में भी नहीं। कुछ प्राणियों में क्या होता है, आंखें बाजू बाजू में होती है ना। आपके ध्यान में आ रहा है क्या, कोई ऐसा प्राणी लगता है जिसकी आंखें बिल्कुल सामने ना होकर के बाजू में होती है? तो आपको ध्यान में शायद आए तो आए, नहीं तो आए तो ध्यान रखिए, मछली है। मछली को देखिए, मछली सीधी होती, मछली की दोनों आंखें बाजू होती है, दोनों तरफ देखने के लिए होती है। लेकिन मेढक ऐसा होता है, मेढक की आंखें बिल्कुल ऊपर के ऐसे भाग पे होती है, यहाँ से बिना मुड़े चारों ओर देख लेता है। लेकिन फिर भी नहीं मोड़ना जरूरत है। वो मेढक जो होता है अपने गर्दन को मोड़ नहीं सकता, उसके पास गर्दन होती नहीं, सिर सीधा धड़े के साथ जुड़ा रहता है। तो और टखने का भी काम होता है। मैंने पहले बोला था साइकिल चलाने के लिए, साइकिल चलाने के लिए आपके बहुत सारे अवयव काम करते हैं। आप हाथ होता है, हाथ से आप हैंडल पकड़ते हैं, हैंडल को आप लेफ्ट राइट घुमाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हाथ में आप ब्रेक मारते हैं तो वहाँ उंगलियों का काम करते हैं। और हाथ की उंगलियाँ ही होती है जो हैंडल को पकड़ करके कस के रखती है, वो ज़रूरत पड़ती है। साइकिल चलाने के लिए, पैडल मारने के लिए आपका
जो होता है पैर काम करता है। पैर हमेशा जब पैडल एकदम नीचे जाता है तो आपका पैर बिल्कुल सीधा होता है, और जैसे जैसे पैर आपका ऊपर आता है, पैर आपका कूल्हे के पास और घुटने के पास दोनों जगह मुड़ता है, और पैडल ऊपर नीचे करने के लिए भी टखने का उपयोग करते हैं। जो लोग कपड़े सीते हैं, कपड़े सीने वाले भी लोग क्या करते हैं, टखने का उपयोग करते हैं। और टखने पे ही कपड़े सीने वालों की जो मशीनें होती, नीचे पैडल होता है, उनका पूरा देखो वो क्या होता है, पैडल से ही रख करके पैर को चलाते तो बार बार टखने मुड़ता। और जो लोग रस्सी कूद करते हैं, अच्छी रस्सी कूद करते हैं, तो देखो बिल्कुल सीधे होकर करते हैं, केवल उनका टखना ही से पैर ऊपर नीचे उठता है और अच्छे से रस्सी कूद कर लेते हैं। तो ये सब भी काम जो होता है, कभी कभी हमारे जब इन अवयवों को, मैंने अभी आपको जो बताया, ये अवयवों को बहुत देखभाल करने की ज़रूरत है। और जब आप इन अवयवों को किसी भी तरीके से, यदि ये अवयव हमारे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो भी हमारी ज़िंदगी खत्म नहीं हो जाती है। तो फिर हमको क्या करना होता है, कैसे करना होता है। मान लीजिए किसी की आँख, मैंने पहले बोला आँख को ही नुकसान हो गया, और आँख से बेचारा देख ही नहीं पा रहा है। आँख है लेकिन उससे उसकी रोशनी खत्म हो गई। कभी कभी दुर्घटना के कारण हो जाती है, या शरीर में कुछ ऐसे कारण होते हैं जो आँख से देख नहीं सकता। अभी आप लोग खेल खेलते हो आँख मिचौली वाला, आँख पे आप क्या करते हैं, कपड़े की पट्टी बांध लेते हैं और अपने दोस्त को क्या करते हैं, ऐसा ऐसा करके आप खोजते हैं, है ना। तो आप सोचिए कि उस समय कुछ देर के लिए आप खेल खेलते हैं, उस खेल में आपको कितनी दिक्कत होती, क्योंकि आपके आँख पर पट्टी बंधी होती है, आप देख नहीं पाते। तो सोचो जिस व्यक्ति को काम करना है, कहीं जाना है, तो कैसे आगे जाएगा। और सड़क पर चल रहा हो तो बेचारा गड्ढा है, उसको पता नहीं चलेगा, वो गड्ढे में गिर सकता है, नुकसान हो सकता है। आगे जा रहा है, वही कहीं कांटे वगैरह हो, कुछ कील पड़ा हो, कोई सामान हो, उसका पैर जो होता है कांटों पे पड़ सकते, कील पे पड़ सकते, वो घायल हो सकता है, सामने कुछ है वो टकरा सकता है। कोई हिंसक प्राणी है, वो देख नहीं पा रहा है, तो उससे भी उसको नुकसान पहुंच सकता है। न जाने कितनी परेशानियां हैं। वो कभी रंगों को नहीं पहचान सकता, और कभी जो है किसी बगीचे में जाकर फूल पौधों के बारे में नहीं बता सकता, कई अच्छे से अच्छे चित्र कुछ भी देख नहीं सकता। तो आखिर ऐसे लोगों के लिए क्या होता, तो ऐसे लोग अंधे लोगों की पहचान है, उनके पास एक लकड़ी होती है और वो लकड़ी लिए रहते हैं, उससे वही सहारा है। और उनके लिए जो पढ़ने के लिए, वो किताबें नहीं पढ़ सकते क्योंकि देख नहीं सकते आप किताब, तो उनके लिए एक अलग से ब्रेल लिपि आती है जिसपे वो क्या करते हैं, किताबों को छू छू करके टच करके उससे वो पढ़ते हैं, बराबर। तो ज़िंदगी मुश्किल है, तो दिक्कत नहीं, तो फिर वो इशारे पर काम करते हैं, क्योंकि वो देख पा ही नहीं रहे हैं, हमें इशारे से चलना पड़ता है। इसी तरह से कोई ये सुन ही नहीं पा रहा है, तो सुन नहीं पा रहा है तो उसके लिए भी दिक्कत है। जब वह आपकी बात को सुन नहीं पा रहा है, वह बोल सकता है, लेकिन आप क्या उससे पूछना चाहते हो, सुन ही नहीं पा रहा है, तो क्या जवाब आपको देगा। तो इसके लिए फिर इशारे पर काम चाहिए होता है। जैसे भी उससे आप बोलेंगे कि खाना पानी पिएगा क्या, तो उसको चाहिए तो हाँ बोलेगा, क्योंकि वो बोल सकता है लेकिन वो सुन नहीं सकता। तो हमें उसे इशारे पर काम करना पड़ता है। कुछ अच्छा है भाई, सुन नहीं पा, हम बोले रुक रुक ना, तो सुनता ही नहीं था। आपका रुकने का क्या मतलब, हम उसे इशारे से बोले भाई रुक अभी थोड़ी देर, जा बैठ जा, कुछ भी हम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो देखता है लेकिन सुनता नहीं। और कभी कभी तीसरी समस्या होती है, वो बोल भी नहीं पाते कुछ लोग, क्योंकि जब वो बोल नहीं पाएगा तो ज़्यादातर ऐसा होता है जब वो सुनेगा नहीं तो बोलेगा क्या, तो ऐसी दिक्कतें होती है। सुनना सीख जाए तो बोलना, तो कभी कभी लेकिन ये सब होता है, किसी कारणों पर वो बोल नहीं पा रहा है, तो फिर इशारे में जैसे वो खाना मांगेगा तो इशारा करेगा, पानी मांगेगा या और लिखना पढ़ना है, तो जो भी है इशारे धीरे धीरे वो समझेगा, तिनका होता है। लेकिन कभी कभी और मुसीबत हो जाती, हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जो देख भी नहीं सकता हो, सुन भी नहीं सकता हो और बोल भी नहीं सकता हो, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमें इसके लिए क्या होता है, अपने अंगों को बहुत ही सावधानी के साथ हमें जो है काम करना पड़ता है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे कुछ काम ऐसे करने होते हैं, आपको आइडियाज़ लेने पड़ते हैं। आप सपोज, मैंने पहले बोला कि आप कहीं जा रहे हैं और आपको लगा कि वो आम का पेड़ है और आम जो है बहुत ऊंचे ऊंचे, और आपको आम को तोड़कर खाना है और आप आम तक पहुंच नहीं पा सकते, क्या करेंगे आप। हाँ, तो आप छोटे बच्चे हो सकता है बोलेंगे सर पेड़ पर चढ़ करके आम तोड़ लेंगे, हो सकता है, सही बात है, आप चढ़ेंगे पेड़ पर और पेड़ की डाली को
तोड़ लिए तो पा गए तो तोड़ लिए, नहीं तो पेड़ की डाली को हिलाएंगे, वो गिरेगा, फिर आएंगे। ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, कुर्सी है, स्टूल है, तख्त है, वहाँ तक आप ये संभव हो सके तो आप रखें या पुष्कर चढ़ कर के तोड़ लें। या ऐसा भी हो सकता है आप कुछ उपाय लगाएं। आप क्या करेंगे, बड़ी कहीं डंडी खोल लेंगे और हो सकता है वहाँ की डंडी आपकी वहाँ तक पहुँच जाए। तो डंडी वहाँ पहुँच जाएगी तो आप डंडी से पीट करके तोड़ लेंगे। नहीं वहाँ तो हो सकता आप बहुत बड़ी डंडी खोज के लाएं। मान लीजिए डंडी खोज के लाएं और डंडी पे एक ऐसा कैंचा लेंगे और कपड़े वगैरह से बांध देंगे और फिर उसको फंसा करके आप खींच लेंगे। तो ये सब के लिए आपको काम तो करना पड़ा, इसमें आपके शरीर का काम होता है। तो आपने जब ये सब प्रयास करते हैं तो आपको चलना फिरना हर ढंग के काम करते हैं। अब देखिए आम को तोड़ने के लिए, आपको खाने के लिए, तो आप में कौन कौन सा, पहली बात आपने आम को देखा, आपने देखा तो आपने काम किया है ना। फिर अब आम को तोड़ने का आपने प्रयास किया। हो सकता पेड़ पे चढ़ने के लिए, तो पेड़ पर चढ़ने के लिए आपको डाली हाथ से पकड़ते हैं और फिर पैरों के सहारे आप उस पर चढ़ जाते हैं और वहाँ डाली को हिलाते हैं। या ये न कर सके तो आप, मैंने बोला कि स्टूल वगैरह लाए फिर उसके ऊपर चढ़े। तो स्टूल लाने के लिए आपको स्टूल जहाँ भी होगा वहाँ तक आपको जाना पड़ता है, फिर डंडी लेना पड़ता है, डंडी से आपको क्या करना पड़ता है, पीटना पड़ता है। ऐसा भी संभव नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं आप क्या होते हैं, जो मैंने बोला बहुत बड़ी डंडी लिए, उसमें एक ऐसा क्रॉस में फंसाए और उसको बांधने का काम किया। तो इसमें आपका हाथ काम किया, पैर काम किया, साथ में हर बाहरी अवयव के भाग मुड़ने का काम किया। तो हर काम के लिए इन सब की ज़रूरत पड़ी। अब आप सोचिए कि ये सारे आपके शरीर के अवयव यदि ठीक से काम नहीं करते होते तो आप आम का जो स्वाद है वो ले नहीं सकते, क्योंकि आप आँख नहीं होती तो आप देख ही नहीं पाते आम है नहीं है, मैटर खत्म। हाथ पैर आपका नहीं काम करता, आप पेड़ पर नहीं चढ़ सकते थे, या स्टूल ले आकर के उस पर चढ़ करके तोड़ नहीं सकते थे, या डंडी बड़ी डंडी लाए उसको बांध करके कर सकते। और भी एक उपाय है, और उपाय आप प्राय आप वही करते हैं ज़्यादातर। वो उपाय ये है कि आप क्या करते हैं, आजू बाजू से पत्थर के टुकड़े लेते हैं या मिट्टी के टुकड़े लेते हैं जिसे ढेला बोलते हैं, और उसको फेंक के आप मारते, तो कभी कभी आपका निशाना बिल्कुल एकदम सही फिट हो जाता है और आप आम आ जाता है। तो इस काम को करने के लिए आपने क्या किया, आपने मिट्टी के ढेले को, पत्थर को पकड़ने के लिए इन अंगुलियों का सहारा लिया और आपने उसको फेंका। जब फेंका तो आपका यहाँ से काम किया, उठना भी काम किया, ये भी काम किया। या आप हो सकता है कि डंडी मिल जाए, कोई मजबूत डंडी मिल जाए, आप डंडी को भी फेंक करके आप तोड़ सकते हैं, तो उसमें भी आपका ये बॉडी पार्ट काम करता है। तो सपोज इस ढंग से बॉडी पार्ट को हम सही स्थिति में नहीं रखेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत हो या किसी दुर्घटना के कारण, किसी लापरवाही के कारण आप किसी का हाथ ही ना हो, तो सोचो जब उसका हाथ नहीं तो ना तो पेड़ पे चढ़ सकता है, ना पेड़ की डाली पकड़ करके झूल सकता है, और वह लाख चाहे कुछ भी है, सब कुछ है। तो पेड़ में डाली में लगा हुआ आम उसके एकदम पास में है, लेकिन उसके पास हाथ ही नहीं है तो तोड़ ही नहीं सकता, तो फिर कैसे आम का काम। यानी शरीर का हर अंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बराबर। कोई भी ऐसा अंग है जिसे आप महत्वपूर्ण नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा का ध्यान भी हमको रखना चाहिए। और कभी कभी बिल्कुल छोटे बच्चे हैं आप, फिलहाल अभी आप बिल्कुल छोटे नहीं लेकिन थोड़े बड़े हो गए, जैसे बाल मंदिर वाला बच्चा है या पहली का है, दूसरी का है, तो माता पिता होते हैं या कोई व्यक्ति मिलेगा तो क्या करेगा, आपको अपने कंधों पर बैठा लेगा और कंधे पर खड़ा करके, शायद हो सकता है वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, तो बोलेगा भाई तोड़ ले, खा ले। तो ये भी तो होना चाहिए आपको पता। तो इस ढंग से भी आप काम कर सकते हैं, बराबर। अब बात आती है कि ये शरीर मैंने जो बताया है, आपका है चेहरा, हाथ पैर, आँख नाक कान, ये तो सबको होते हैं। आप घर में हैं, आप न जाने कितने लोगों को देखते हैं, सब पास सबके होते हैं, लेकिन
आखिर ऐसा क्या है कि आपके इन शरीरों में कि सबके चेहरे एक जैसे सब नहीं होते, तभी तो आप पहचाने जा सकते हैं। यदि आपके जैसा ही कोई और हो तो आप कैसे उसे पहचानेंगे। आपकी किताबें दी जाती है, जब किताब ऐसा आती है कि सारी की सारी किताबें ऐसे ही होती है, तो बिल्कुल नहीं हो, उसमें आपका नाम ना लिखा हो और सारे बच्चों को दिया जाए, सबको किताब दिया जाए, भाई ये किताब ले लो, और किताब आपको सबको देने के बाद 1 मिनट में वापस ले लूँ और किताबों को मैं क्या करूँ ऊपर नीचे कर दूँ और बोलूँ भाई पहली किताब मैंने जिसको दिया था वही अब आप वापस ले लो। क्या आप ऐसा कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि किताबें सब एक जैसी हैं, आप उसे पहचान ही नहीं सकते। लेकिन जब मैं किताब आपको दूँ और मैं आपको बोलूँ कि ये किताब आप ले लीजिए और किताब का पन्ना जो है आप पलटिए और पलटने के बाद इधर क्या करो, ऊपर अपना अपना नाम लिख लो। सब लोग ऊपर नाम लिख लो या पीछे नाम लिख लो, या कभी कभी स्टाइल मारने के लिए इधर भी नाम लिखते हैं, इस पे नाम लिख लेते हैं, इधर नाम लिख लेते हैं, या इधर किधर भी आप नाम लिख ले, आप अपनी पहचान। फिर मैं क्या करूं, सबकी किताबें आपको नाम लिखने के बाद कहीं भी आप नाम लिख लीजिए, नाम लिखने के बाद मैं किताबें वापस ले लूं और फिर सबकी किताबें ऊपर नीचे कर दूं और फिर मैं किताबें दे दूं आप लोगों को कि आप सब एक किताबें अपने अपने ले लीजिए। तो आप इस बार सब लोग अपनी किताबें ले पाएंगे या नहीं? तो आप इस बार अपनी किताबें ले पाएंगे, क्योंकि सभी लोगों ने अपनी अपनी किताबों में नाम लिख रखा है, उस नाम से आप पहचानेंगे और पहली बार ऐसा संभव नहीं है। तो उसी ढंग से हमारे जो शरीर के जो चेहरे हैं, हमारी जो लंबाई है और हमारी जो मोटाई है, ये सब बातें आप बोल सकते हैं। हमारे शरीर का जो रंग है, इससे आप सभी व्यक्तियों का क्या है, बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं। आप क्लास में पढ़ने आते तो क्लास में सारे बच्चे, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, कलर अलग अलग हो सकते हैं, कोई बहुत गोरा हो सकता है, कोई बहुत काला हो सकता है, मीडियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे लड़कियां भी है ना, वो भी लंबी हो सकती है, छोटी हो सकती है, पतली हो सकती है, मोटी हो सकती है, काली हो सकती है, गोरी हो सकती है, मध्यम रंग की हो सकती हैं, किसी किसी के बाल लंबे हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसके चलते हम क्या करते हैं, पहचान लिए जाते हैं, है ना। और यदि ऐसा ना हो तो क्या आप पहचाने जा सकते हैं क्या? इतना सारे होने के बावजूद क्या होता है, जब आप लोग शाम को क्लास से छूटते हैं, ज़्यादातर छोटे बच्चे लोग, सारे के सारे बच्चे एक ही ढंग से कपड़े पहने होते हैं, उनकी लंबाई भी लगभग एक जैसी होती है, तो ज़्यादातर मम्मी लोग अपने बच्चे को ढूंढने में लग जाती हैं, क्योंकि सारे के सारे बच्चे लगभग एक जैसे ही होते हैं, बहुत कम अंतर होता है और कपड़े भी एक जैसे होते हैं, सब ऐसे। तो जब तक एकदम ठीक सामने बच्चा नहीं आ जाता वो दिक्कत होती है, बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर की जो लंबाई है और हमारा जो मोटापा है, मोटा होना या पतला होना, या जो हमारा रंग है कुछ गोरा होना या काला होना या सांवला होना, ये और चेहरे की हमारी बनावट, सब कुछ का गोल होता है, किसी का लंबा होता है, किसी का, और चेहरे की जो बनावट होती है, तो हमारी पूरे शरीर की बनावट भी अलग अलग होती है। तो इस दुनिया में न जाने कितने लोग हैं, इस सबके चेहरे की बनावट जो है बिल्कुल एक जैसे नहीं है, और इसी वजह से क्या होता है, सभी लोग पहचाने जाते हैं। नहीं तो कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे को बोलेगा ये हमारा बच्चा है, और कोई भी बच्चा जो क्या करेगा, किसी भी मम्मी पापा को बोलेगा ये मेरी मम्मी, ये मेरा पापा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उसकी वजह है कि सबके मम्मी, सबके पापा, सबके बच्चे की लंबाई, मोटाई, रंग, चेहरे अलग अलग होते, इसीलिए ऐसा होता है। ओके। फिर भी क्या आपको कभी लगा कि कोई दो बच्चे ऐसे, दो लड़के ऐसे हैं, या दो लड़कियां ऐसे हैं, या दो से ज़्यादा भी लड़के लड़कियां बिल्कुल एकदम उनका चेहरा एकदम सेम टू सेम, कभी आपको लगा क्या होता? तो बिल्कुल ऐसा होता है कि दो बच्चे हैं या तीन बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हो सकते हैं या दोनों लड़कियां हो सकते हैं, बिल्कुल उनकी लंबाई, उनकी मोटाई, उनका रंग
और उनके बोलने का भाव बिल्कुल एक ही जैसा हो, ऐसा भी होता है जिसे आपको पहचानने में बहुत दिक्कत हो सकती है। और ये वे लोग होते हैं जो जुड़वा पैदा होते हैं, है ना। एक साथ ही वो बच्चे दोनों पैदा होते हैं जिन्हें हम जुड़वा बोलते हैं। और ये जुड़वा बच्चों के साथ ऐसी दिक्कतें होती हैं, लेकिन सारे के सारे जुड़वा बच्चों के साथ ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी बच्चे तो जुड़वा ही होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लंबाई में अंतर हो सकता है, थोड़ा बहुत कलर रंग में अंतर हो सकता है, उनके मोटे पतले में अंतर हो सकता है, रंग में अंतर हो सकता है। और ये सब ना भी हो तो भी शरीर की बनावट में, थोड़ा चेहरे में तो अंतर होता है पहचान तो, लेकिन ये जुड़वा में बहुत ऐसा कम होता है। उसकी कुछ वजह होती है, वो आप जब बड़े होंगे तो उसके बारे में आप जान सकेंगे ऐसा क्यों होता है कि कुछ जुड़वा होने वाले बिल्कुल एकदम से एक ही तरह से होते हैं, लेकिन कुछ जुड़वा होने वाले बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। फिर भी कोई कितना भी जुड़वा हो, कितना भी जुड़वा हो, कितना भी उनकी सबकी लंबाई सेम हो, सब जो है लंबाई एक ही हो, उनके मोटापापन भी एक ही हो, या मोटे ही हो या पतले ही हो, उनके शरीर का रंग एक ही हो, बनावट एक ही हो, फिर भी बहुत ध्यान से देखने के बाद कुछ न कुछ अंतर तो उनमें मिल ही जाता है। और यह अंतर जो कभी कभार देखेगा वो कभी नहीं पहचान पाएगा। हाँ, उनके मम्मी पापा है, वे लोग रोज़ उनको देखते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो ज़रूर ही वे उनके इस अंतर को पहचान सकेंगे। और यदि वे ऐसा ना भी कर सके तो कुछ न कुछ ऐसा तो बनाना तो पड़ेगा है, ताकि वे पहचान सकें, दोनों के व्यवहारों को अंतर किया जा सके। नहीं तो एक गलती करेगा और मार दूसरा खाएगा, और एक मेहनत करेगा तो उसका पुरस्कार दूसरा ले लेगा। तो ये तो आपके साथ चलेगा नहीं कि गलती हुई और कोई करे और मार कोई और खाए। उसकी वजह है कि आप दोनों के चेहरे मिलते हैं, और अच्छा काम आप करें और पुरस्कार आपको मिलना चाहिए, वो आपको दूसरा वाला जा कर के ले ले, ये भी आपको नहीं चाहिए, मेहनत तो आपकी हो लेंगे। ओके, तो इस ढंग से हम जो है शरीर के बारे में हमने आपको सीखा और देखा। तो हमने इस पूरे पार्ट में हमने क्या क्या सीखा, तो फिर एक बता दें कि हमारा जो है सिर से लेकर के पैर की उंगलियों तक का हमारा जो होता है जो भाग है हमारा शरीर है। शरीर के जो मुख्य अवयव हैं, एक गर्दन के ऊपर के सिर और गर्दन के नीचे को हम धड़ बोलते हैं। और सिर में हमारे जो होता है बाल होते हैं, आँख होते हैं, नाक होते हैं, कान होते हैं, मुंह होते हैं, और एक ठुड्डी भी होती है, और हमारा एक गाल है, और एक पूरा चेहरा आता है, जिसकी वजह से इस चेहरे की वजह से हम पहचाने जाते हैं। गले के भाग को हम कंठ बोलते हैं, और गले नीचे धड़ जो होता है, हमारा हाथ जो होता है वो धड़ से जुड़ा हुआ होता है। तो धड़ के जो मेन भाग होते हैं, एक कंधा है, एक आँख है, एक कोहनी जहाँ मुड़ती है, कलाई है, पंजा है, ये उंगलियां हैं। और सामने वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, छाती बोलते हैं, या वक्ष भी बोलते हैं, और पेट नीचे उदर भी बोलते हैं। उसके नीचे के भागों को हम पैर बोलते हैं। पैर जो होता है धड़ से कूल्हे के साथ जुड़ा हुआ होता है। पैर जहाँ पीछे मुड़ता हम घुटना बोलते हैं, नीचे मुड़ने के हम टखना बोलते हैं। नीचे बिल्कुल जो पाँव बोलते हैं, पाँव की बिल्कुल नीचे एड़ी होती है, पैर के अंगूठे होते हैं, इनसे हम बहुत सारे काम करते हैं। और शरीर के हमारे जो अवयव दिख रहे हैं पूरे, हम उन्हें बाह्य अवयव कहते हैं, और जो नहीं दिखते हैं उन्हें आंतरिक अवयव कहते हैं। और सभी के शरीरों की बनावट बिल्कुल अलग अलग होती है, उनकी लंबाई अलग होती है, उनके मोटापापन अलग होता है, पतलापन अलग होता है, उनका रंग अलग होता है, और साथ में चेहरे की बनावट होती है, जिसकी वजह से इस दुनिया में न जाने कितने लोग हैं जिनको हम इसी वजह से हम पहचान पाते हैं। कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो जुड़वा पैदा हुए हैं, उनकी लंबाई और उनका मोटापापन और उनका रंग एक ही ढंग से होता है, जिससे पहचानने में बहुत दिक्कत होती है, और फिर भी बहुत ध्यान से देखने में उनके अंदर हो जाता है। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो जुड़वा तो होते हैं, लेकिन फिर भी उनके एक दूसरे के साथ उनके शरीर की बनावट, चेहरे के रंग अलग अलग हो सकते हैं। और इस ढंग से हमारे और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो शरीर हमारा जहाँ जहाँ मुड़ता है, उस मुड़ने की वजह से हम विभिन्न प्रकार के हलचल कर सकते हैं। और ये शरीर का हमारा विभिन्न जगह से न मुड़े, जैसे गर्दन से न मुड़े,
या कांख से न मुड़े, कंधे से यानी कोहनी से न मुड़े, यहाँ से न मुड़े, फिर कूल्हे के पास न मुड़े, कमर के पास न मुड़े, घुटने के न मुड़े, टखने से मुड़े, तो हम जो है किसी भी प्रकार का हलचल कर सकते नहीं हैं। तो इन सब के लिए हमारे शरीरों का बीच बीच में मुड़ना ज़रूरत है, और इस शरीर को हमारे सही रूप से काम करें, हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हमें शरीर की जो है अच्छे से देखभाल भी करनी बहुत ज़रूरी है, और ये जब हम सही काम नहीं कर सकेंगे तो हमारे लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और क्या हो सकता है कि अभी स्वाध्याय है, कुछ चीज़ें हैं हम आपको बता देते हैं सही या गलत है। अभी जो बच्चे, जैसे आपके क्लास में भी कभी कभी ऐसे कुछ बच्चे होते हैं बेचारे बिना चश्मे के देख नहीं पाते हैं, तो चश्मा यदि वो घर पे भूल जाए तो क्या करेगा? तो जाहिर सी बात है आपका क्या काम बनेगा? तो आपका काम बनेगा कि वो चश्मा तो लाना भूल ही गया और शायद चश्मा ले उसके घर से आ जाए, अच्छी बात नहीं आए तो जब तक है वो बेचारा ठीक से नहीं देख पा रहा था, हमारा आपका काम है कि उसके पढ़ने लिखने में उस दिन मदद करें, उसको हम बता सकें कहीं क्या चीज़ है क्या नहीं है। इसके बाद उसको कहीं भी जाना है, हो सकता है बहुत ज़्यादा देखने में उसको दिक्कत हो रही है तो उसे हम पानी की ज़रूरत है तो हम नल के पास तक उसे लेकर के जाएं, शौचालय वगैरह भी साथ में जाते हैं, तो ये सब भी हमें थोड़ा मदद करनी चाहिए और उसकी समस्या का हल यही हो सकता है। दूसरी मुसीबत ये हो सकता है आपका दोस्त हो या आपकी सहेली हो, और घर में खेलते वक्त या घर के बाहर खेलते वक्त या कहीं ऐसे भी या दुर्घटना हो गई, उसके पैर में चोट लग गई है और पैर में पूरा प्लास्टर लगा दिया गया है। प्लास्टर समझते हैं ना, जब या जैसे हाथ में ही चोट लग जाए या हाथ की हड्डी टूट जाए तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसको ठीक करते हैं, कुछ लोहे की कभी कभी ज़रूरत पड़े पट्टी लगा के बांधते हैं, तो इसको एक प्रकार का कपड़ा आता है, मरहम पट्टी वाली कपड़े आते हैं, कपड़े से पूरे हाथ को आपको बांध दिया जाता है, जैसे ज़रूरत होती है सीधा भी रखा जाता है, ऐसा मोड़ दिया जाता है, और उसमें एक प्रकार का पदार्थ लगाया जाता है जिससे एकदम बड़ा कड़क हो जाता है और हिल डुल नहीं पाता। तो जाहिर सी बात है वो जब हिल डुल नहीं पाए, हाथ को ऐसे मोड़ के रख दिया गया तो हिल ही डुल नहीं पाएगा। तो जाहिर सी बात है वो यहाँ जब मुड़ेगा नहीं तो यहाँ तक पहुँचेगा कैसे, या लिखे आप हाथ ही मुड़ेगा नहीं तो आप लिखेंगे कैसे। या दूसरे बच्चे के पैर में प्लास्टर लग गया, और पैर में प्लास्टर लग गया तो चल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि पैर उसका इस ढंग से जांघ के पास से लेकर के एकदम नीचे के भाग तक प्लास्टर लगा गया, पैर उसका घुटने के पास मुड़ नहीं रहा, तो आप कैसे उसको क्या करेंगे, तो चल ही नहीं पाएगा। तो ये जब बड़े बच्चे हैं तो बड़े बच्चे क्या करते हैं, दो बाजू से पकड़ के सहारे से ले जाते हैं। आप लोग छोटे हैं तो आप लोग संभव नहीं, तो उसके जो बच्चे के माता पिता होते हैं वो ले आते हैं, बेंच तक बैठा देते हैं, है ना, बैठा देते हैं ताकि बच्चे को पढ़ने में दिक्कत ना हो पड़े। उसके बाद उसके घर के लोगों को ज़रूरत के अनुसार बैठाया रखा जाता है, जब भी उसको ज़रूरत होगी ताकि वह ले जा सके, पानी उसको पास में ही दे दें। आप लोग इतना कर सकते हैं कि उसको भाई बेंच पे बैठे किसी तरीके वह हिलने डुलने की अवस्था में न है, अब वो चूँकि चल नहीं सकता तो ज़रूरत पड़ी तो आप उसके भाई पानी उसको ले आके दे सकते हैं। खाना का टिफ़िन है घर से मिला तो कर सकते हैं, जो भी हो सकता है आप उस ढंग से उसकी मदद कर सकते हैं। अभी सही या गलत है, जैसे अभी हाथ का अंगूठा है और हमारे शरीर का मुख्य भाग है, ये हाथ का अंगूठा है, ये हमारे शरीर का मुख्य भाग है क्या, तो अंगूठे का जरूर बेहद काम है लेकिन मुख्य भाग तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ हाथ का अंगूठा नहीं रहेगा तो हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी, चलेगी, दिक्कत होएगी लेकिन चलेगी। तो हाथ का अंगूठा जो होता है हमारे शरीर का मुख्य भाग नहीं हो सकता है। पैरों की सहायता से हम सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल सीढ़ी पर चढ़ने के लिए तो पैर की ज़रूरत होती है, तो बिल्कुल सही है। गर्दन आगे झुकती है पीछे भी मुड़ती है, तो सही है, गर्दन आगे भी झुकती है और पीछे भी ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत आपको मोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल सही। हमारा धड़ केवल कमर के पास मुड़ सकता है, सही है। आप बिल्कुल पैर को सीधा रखिए, कभी कभी आपको कसरत कराया जाता है तो आपके पैर को अंगूठे को छुइए तो कमर के पास से तो आप मुड़ते हैं ना, या आप बिल्कुल खड़े हैं आपकी गेंद नीचे गिर जाती है तो आप झुक करके तो लेते हैं, जब झुक करके गेंद लेते हैं तो कमर के पास ही आपका शरीर मुड़ता है धड़, तो बिल्कुल सही है, हमारा धड़ केवल कमर के पास ही मुड़ सकता है। पैर धड़ के जिस भाग से जुड़े होते हैं उस भाग को क्या बोलते हैं,
तो उस भाग को हम क्या बोलते हैं? कूल्हा। पैर का धड़ के जिस भाग से जुड़ा होता है उसको हम कूल्हा बोलते हैं। पाँव, पाँव यानी एकदम पैर के निचले भाग को हम बोलते हैं, और ऊपर के पैर के भाग को जोड़ने वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? टखना। यानी पैर और पाँव को जोड़ने वाले भाग को हम बोलते हैं टखना। हमारे कुछ अंगों के मुड़ने के कारण हम क्या कर सकते हैं? हलचल कर सकते हैं। जो हमारा गर्दन के साथ मुड़ता है, या यहाँ कंधे के पास, कांख के पास मुड़ता है, कोहनी के पास मुड़ता है, कलाई के पास मुड़ता है, अंगुलियाँ भी बीच में मुड़ती हैं, पैर कूल्हे के पास मुड़ता है, घुटने के पास मुड़ता है। इन सब के मुड़ने की वजह से हम कुछ हलचल कर पाते हैं। कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जैसा दिखाई नहीं देता है, सिर्फ जुड़वा होता है तो लगभग दिखता है, लेकिन फिर भी थोड़ा अंतर होता है। और शरीर के कौन कौन से भागों से को मिलाकर धड़ बनता है? तो धड़ मैंने क्या बोला, किसको बोला? ये गर्दन के नीचे के भाग को हम धड़ बोलते हैं, और पैर के ऊपर तक को तो क्या है? ये अपना छाती, वक्ष, इसके पेट, उदर और पीछे पीठ। तो छाती, वक्ष, पेट, उदर और पीठ को मिला करके जो धड़ बनता है। हाथ के कौन से 3 भाग हैं? तो हाथ के भाग एक यहाँ से यहाँ तक, जिसे हम बाहु, भुजा बोलते हैं, बाहु भी बोलते हैं, पश्चबाहु भी बोलते हैं, और ये वाला भाग अग्रबाहु, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अग्रबाहु, और ये पंजा। तो ये पंजा, यहाँ से लेकर यानी कलाई से लेकर घुटने तक के भाग अग्रबाहु, और घुटने से लेकर कंधे तक के भाग पश्चबाहु। इन तीनों को मिला करके हाथ बनता है। शरीर का जो भाग सिर और धड़ को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो ये सिर है और ये धड़ है। तो इस सिर और ये धड़ को जोड़ने वाला भाग, इसको क्या बोलेंगे? गर्दन। तो शरीर और ये भाग को जोड़ने को हम क्या बोलते हैं? गर्दन बोलते हैं। ओके, तो इस ढंग से हमने आपको ये हमारा शरीर के बारे में जो हमने बताया, इसका आप सही से उपयोग कीजिए, ध्यान कीजिए, और इसमें जो स्वाध्याय है उसे आप लिख करके भेजिए। ठीक है, धन्यवाद।